चलिए, let's proceed with the new chapter number 5. The title of this chapter is Laws of Motion. बराबर, लेकिन डायरेक्टली लॉज ऑफ मोशन से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स सीखने होंगे, समझने होंगे। तो वहां से शुरू करते हैं। The first important concept is inertia. What is inertia? So I need a help of a volunteer to read the portion from the screen. Yes, any volunteer to read the definition of inertia? Yes, sir. Yes, you can. Inertia, the property of a body to maintain its state of rest or uniform motion by itself is called inertia. मतलब किसी को समझ में आया? मतलब किसी को समझ में आया? Yes or no? ले, कोई नहीं बोल रहा है यार। चलो मैं ये बताता हूँ। एक था साइकिल और एक था जेसीबी का वो बुलडोजर। अब आप लोग मुझे बताइए किसको, ये दोनों पहले साइकिल और जेसीबी दोनों रेस्ट पर थे, रेस्ट पर। चलिए जेसीबी को नहीं बुलाते हम, ट्रक को ही ले लेते हैं ना। छोड़िए जेसीबी को, कहाँ ढूंढने जाएंगे, ट्रक लेते हैं। तो एक साइकिल थी और एक ट्रक थी। हाँ, हम सब लोग रास्ते पर जब चलते होंगे तो साइकिल ट्रक तो देखा ही होगा। अब आप मान लीजिए आप इंडिविजुअल पर्सन साइकिल को ट्रक को पुश करते हो, के पुल करते हो, चलिए ना, पुश के पुल, जो भी आपको देना। क्या लगता है आपको साइकिल और ट्रक में से किसको मूव करना डिफिकल्ट होगा? ट्रक। तो क्यों ऐसा? ट्रक को क्यों मूव करना डिफिकल्ट है? Sir, mass of a truck is larger than cycle. Exactly. The mass of the truck is much more much greater than the mass of the cycle. बराबर, तो इनडायरेक्टली आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा, उसको मूव करने के लिए उतना ही डिफिकल्ट आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स जिसका मास ज्यादा, वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे से उसको मोशन में लाने का डिफिकल्ट होगा, या मोशन में है मोशन से उसको स्टॉप करना या रेस्ट पर लाने का वो डिफिकल्ट होगा। तो दैट मीन्स जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। So inertia is directly related to mass. More the mass, more is the inertia. More the mass, more is the inertia. बराबर। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है, उस प्रॉपर्टी को कहेंगे इनर्शिया। अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में नहीं आएगा। मोशन में है तो मोशन में रहेगा, उसको रेस्ट पर लाना है तो हमें उसके मोशन को चेंज करना पड़ेगा, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। बराबर, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने की प्रॉपर्टी को इनर्शिया, मोशन में तो मोशन में ही रहने की प्रॉपर्टी को कहेंगे इनर्शिया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, नक्षत्र sir. जी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सेकंड पॉइंट। Newton's first law of motion is related with the property of inertia. एग्जैक्टली, तो हमने जो पूछा आपको कि भाई न्यूटन्स के कितने लॉ है, आपने 3 लॉ मुझे पता है, करेक्ट आंसर। पर उसमें से पहला जो लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वो किसके साथ डील करता है? दैट इज विद इनर्शिया ओनली, और उसके लिए इनर्शिया पता होना चाहिए हम सबको। देन नेक्स्ट डेफिनेशन। Force, the external agency which changes or tries to change the state of rest or uniform motion of a body is called force. एग्जैक्टली, कोई अगर ऑब्जेक्ट
एक एक्सटर्नल एजेंसी जो ऑब्जेक्ट के या बॉडी के मोशन को चेंज करेगा या तो चेंज करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने फोर्स दिया तो हर एक ऑब्जेक्ट का मोशन होगा ही होगा, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि हाँ भाई वो ऑब्जेक्ट मोशन में आए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो फोर्स देने से मोशन में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए, आपके अभी घर में मान लीजिए कोई एक चेयर या टेबल होगा, उसे आप पुश या पुल करो, उसे आप पुश या पुल करो, क्या वो चेयर या टेबल मोशन में आएगा, हाँ या ना? यस सर। आ जाएगा ना। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी ये अभी चेयर और टेबल ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके ऊपर फोर्स देने से, यानी फोर्स को एक्सटर्नल एजेंसी कहते हैं ये लोग, वो एक्सटर्नल एजेंसी देने से उसका मोशन हुआ, तो हाँ हुआ। अब सोचिए, आपके घर में दीवार भी तो होता है, वॉल भी तो होता है, वॉल को आप पुश करो, वॉल को आप पुश करो, क्या वॉल मूव होगा? नो। तो मतलब आपने वॉल को जब पुश किया तो फोर्स नहीं दिया होगा? नहीं, फोर्स तो दिया ना यार, मैंने बहुत सारा फोर्स लगाया पर वॉल मूव ही नहीं किया। तो दैट मीन्स ऐसी जरूरी नहीं है हर बार के फोर्स देने से मोशन आएगा ही आएगा बॉडी का। हाँ, लेकिन कभी कभी हम फोर्स देते हैं तो मोशन हो जाता है, या तो मोशन नहीं भी हो सकता है। इसीलिए डेफिनेशन में ऐसा क्लियरली मेंशन किया है कि व्हेन यू अप्लाई द एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, हर बार मोशन होना जरूरी नहीं है। So that was the definition of a force. Then two most important points. Next 2 points most important, can be asked for one mark objective. Yes, NG. Newton's first law of motion gives definition of force. Newton's second law of motion gives magnitude of force. Exactly. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का डेफिनेशन देता है। लेकिन मैग्नीट्यूड कौन सा लॉ देगा हमें? सेकेंड लॉ देगा। मैग्नीट्यूड कौन सा लॉ देगा हमें? सेकेंड लॉ। और ये हम डिटेल में आगे जाके सीखेंगे अभी इसी चैप्टर में। देन नेक्स्ट क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी। यस। Linear momentum, the product of a mass and linear velocity of a body, is called linear momentum of a body. हाँ, Linear अभी तक moment. 9th स्टैंडर्ड में आपने ये क्वांटिटी पढ़ा होगा डेफिनेटली, बट वहां पर सिर्फ वर्ड यूज किया जाता था मोमेंटम। वहां पर सिर्फ वर्ड यूज किया जाता था मोमेंटम, बट अब प्रिसाइजली हम यूज करेंगे वर्ड लीनियर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम, बिकॉज इन 11th वी गोइंग टू सी two types of momentums. First is linear momentum, and in 7th chapter we going to learn angular momentum. So we have to be very precise. पर तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इट इज अ प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? मास और लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट। पर यस नक्षत्र, आगे फर्दर। Linear momentum gives more information than linear ओ velocity. नक्षत्र भाई, ब्रेक में खाना नहीं खाया, ऐसा नहीं करने का। ये सब कुछ रह गया, रह गया, रह गया, रह गया। Okay, sir. Linear momentum is equal to mass into linear velocity. P vector is equal to m into v vector. Yes, तो linear momentum is represented by symbol p vector. मास का सिंबल तो आप जानते हो m है, और वेलोसिटी है यानी v वेक्टर। v वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ऊपर एरो आना कंपल्सरी है। बराबर है। फिर ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड या सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। डीप डायमेंशन फॉर्मूला देखो तो m1 l1 t minus 1। दिस आर द फ्यू इंफॉर्मेशन व्हिच यू नीड टू रिमेंबर इट। बराबर। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस रीड करो। Linear momentum gives information, more information than linear velocity. Newton. Obviously, why linear momentum gives more information compared to velocity? Because velocity यानी एक ही क्वांटिटी, लेकिन लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट है दो क्वांटिटीज का ना। जब वेलोसिटी कहते हैं तो ये एक ही क्वांटिटी हुआ, लेकिन लीनियर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी।
यानी लीनियर मोमेंटम में दो क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, जबकि वेलोसिटी में एक ही क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। देखिए, ये भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए, आप देखकर मुझे बताओ, बुलेट का वेलोसिटी ज्यादा या कैनन बॉल का वेलोसिटी ज्यादा? गोली का वेलोसिटी ज्यादा कि तोप के गोले का वेलोसिटी ज्यादा? बोलो, बुलेट के कैनन बॉल, वेलोसिटी किसका ज्यादा? बुलेट। बुलेट। बुलेट का वेलोसिटी ज्यादा। क्यों बुलेट का वेलोसिटी ज्यादा? Because the mass of bullet is less than compared to uh, cannon. कैनन बॉल, एग्जैक्टली भाई, कैनन बॉल का मास बहुत हैवी होगा यार, बहुत ज्यादा हैवी होता है, जबकि बुलेट ग्राम में आ जाता है, ग्राम्स में उसका मास होगा। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास कम होता है ना, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। सो मास और वेलोसिटी दोनों का इंफॉर्मेशन हम साथ में स्टडी करते हैं ना, तो दैट क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर मोमेंटम। दूसरा एक ऑब्जेक्ट, दूसरा एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, बराबर। एक लेते हैं डियर और एक लेते हैं एलिफेंट। किसका स्पीड ज्यादा, डियर का कि एलिफेंट का? Deer. बराबर, एंड सेम रीजन, बिकॉज मास ऑफ डियर इज वेरी लेस कंपेयर टू दैट ऑफ एलिफेंट। ऑल ऑफ यू फॉलो दिस? यहाँ तक सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। चलिए नक्षत्र जी कंटिन्यू करेंगे। Newton's second law of motion. The rate of change of linear momentum of a body is proportional to the external force exerted on a body. And it takes place along the direction of applied force. ओके, पर मुझे कंफ्यूजन क्या, ये रेट का मतलब क्या? रेट का मतलब क्या? क्या प्राइस? रेट का मतलब प्राइस होता है? रेट का मतलब क्या भाव होता है? रेट का मतलब क्या अमाउंट होता है? क्या होता है यार, कोई बता पाएगा मुझे? Sir, value of the linear momentum. नहीं, वेदांत इज करेक्ट, वेरी गुड। तो बोलो अनम्यूट होकर, क्या होता है रेट का मीनिंग, वेदांत भाई? Per unit time. पर यूनिट टाइम, आप लोग भूल गए। रेट का मतलब प्राइस, भाव, अमाउंट, ये कुछ नहीं होता। रेट मतलब पर यूनिट टाइम होता है, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो क्या है डेफिनेशन, क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट? तो देखो, स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा है। Time rate of change of linear momentum of a body is proportional to the external force exerted on a body। मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी ऐसा भी आप लिख सकते हो, डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी अपॉन में टाइम आ गया, दिस विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। या तो आप वाइस वर्सा जाइए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। सो दिस सिंपल कंसेप्ट इज नोन एज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है, एफ वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ स्टेटमेंट। यही है न्यूटन से सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट, यही है न्यूटन से सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट। वंस मोर, नक्षत्र भाई,
Newton's second law of motion. The rate of change of linear momentum of a body is proportional to the external force exerted on a body. And it takes place along the direction of applied force. एग्जैक्टली तो चेंज डेल्टा पी वेक्टर यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या, वही डायरेक्शन जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। क्या उल्टा आप देख सकते हो, फोर्स का डायरेक्शन क्या, जो लीनियर मोमेंटम का चेंज इन लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वही। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स स्टेटमेंट। अब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा था। So as per this mathematical statement of Newton's second law, can I say F vector is directly proportional to the dp vector by dt? मैंने डेल्टा लिखा था, तो आप dp भी लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में है। तो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मैंने ले लिया k, और k का वैल्यू हम फिर क्या रख देंगे 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, F vector is dp vector by dt। F vector is dp vector by dt। अरे पर अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो हमने देखा था क्या, कि मोमेंटम क्या होता है। अरे मोमेंटम तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, और हमने इस मोमेंटम का फॉर्मूला रख देना है एफ वेक्टर इक्वल टू डीपी वेक्टर बाय डीटी में। तो देखो एफ वेक्टर इज डेरिवेटिव ऑफ एम इंटू वी वेक्टर अपॉन dt। और अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ यहाँ पर कि जो भी कोई बॉडी है उसका मास कांस्टेंट है, जो कोई भी बॉडी है तो उसका मास कांस्टेंट, तो मास आ जाएगा बाहर। आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू dt। सो एफ वेक्टर इज m इंटू dv वेक्टर बाय dt। अब पहचानो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन 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 कौन। Acceleration. Correct answer is acceleration or factor, तो दैट इज ए वेक्टर। तो हमें मिल जाता है फॉर्मूला एफ वेक्टर इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। क्या इस इक्वेशन को आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में देखा था, पढ़ा था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में इसे न्यूटन का सेकेंड लॉ कहते थे, बट अभी आपको 11th स्टैंडर्ड में पता चला कि ये तो फाइनल कंक्लूजन है। शुरू होता है एफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी वेक्टर बाय डीटी, ये होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, और उससे सिंप्लीफाइड किए कर आप एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर बना सकते हो। ठीक है, फिर कुछ आगे बात रह गई थी, वो मैं बता देता हूँ कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। तो फोर्स होता है, अभी हमने देखा ना, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आल्सो नोन एज न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। Then CGS unit is gram centimeter per second square, and gram centimeter per second square is also known as dyne। इसको ध्यान से बोलना है, भूल से भी कोई डायन मत बोल देना। दिस इज डाइन नॉट अ डायन। ठीक है, सो डाइन, CGS यूनिट इज डाइन एंड MKS यूनिट के ऐसा यूनिट इज न्यूटन। डायमेंशन फार्मूला वी ऑल नो के m1l1t-2, m1l1t-2। तो अभी ये स्क्रीन में नॉर्मल कर देता हूँ फिर से, ये पूरा पेज आप चेक कर लो, देख लो सारे स्टेप्स। सिर्फ ये पॉइंट अभी रहने दो, वो मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ रेड वाला। उससे पहले ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो आप एक बार रीड कर लो, चेक कर लो, कुछ समझ में ना आता हो तो पूछो। यस। हम्म सर ये डायमेंशनल फॉर्मूला किस क्वांटिटी का है?
फोर्स का फोर्स 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 दूसरे मीटिंग में आदित्य नहीं आया और स्वरा नहीं आई। चले भाई, हो गया? सबको समझ में आया? कंफर्म करो। चलो तो मैं न्यूटन और डाइन का रिलेशन आपको बता देता हूँ कैसे आया। 1 न्यूटन is 10⁵ डाइन होता है। पर कैसे? तो देखते हैं। 1 न्यूटन यानी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज डैश ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोचते हैं 1 kg यानी कितने ग्राम? तो 1000 इंटू 1 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर? तो 100 यानी 10⁵2। नीचे तो सेकेंड सेकेंड ही है यानी 1। तो कहना से 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर gives 10⁵5 grams centimeter per second square. This is the conversion from MKS to CGS. All of you follow this? Yes, sir. ओके, तो नक्षत्र जी पेज टर्न करके हम लोग 1 न्यूटन और 1 डाइन का डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर 1 मार्क ऑब्जेक्टिव। रुको, ये आ गया 1 न्यूटन फोर्स का डेफिनेशन। चलिए रीड करो। 1 Newton force. The force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg is called 1 Newton. अगर आपके पास 1 kg का कोई बॉडी है एक बॉडी है जिसका मास 1 kg, और अगर वो एक्सेलरेट होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तब जाके वो 1 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस कर पाएगा। यस, फर्दर 1 Newton is equal to 1 kg into 1 meter per second square. ओके, दैट इज अंडरस्टूड। और अब तो ये भी पता चल जाएगा डाइन। यस, फिर 1 dyne force. The force that produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram is called 1 dyne. हाँ, सबको सीजीएस ले लेना है। अभी आपको एक ऐसा बॉडी कंसिडर करना है जिसका मास 1 ग्राम होगा, जिसका एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सो दैट विल प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ 1 डाइन। दैट्स इट। नेक्स्ट। 1 dyne is equal to 1 gram into 1 centimeter per second square. 1 Newton is equal to 10⁵ dyne. The relation F vector is equal to m into a vector is valid only if mass m is constant. The relation F vector is equal to dp vector by dt is always valid. मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सी, 9th स्टैंडर्ड में आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर बता के छोड़ देते थे, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में आके हमने थोड़ा सा डिटेल में ये सीखा क्या वेक्टर होता है, डीपी वेक्टर बाय डीटी। तो ये डीपी वेक्टर बाय डीटी में मास नहीं आया ना। अब मास हमने क्या लिखा था यहाँ पर कि अगर मास कांस्टेंट होगा तो ही
आगे बात बन पाएगी। तो ये एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर में मास कांस्टेंट होने का एक कंडीशन आता है। मास कांस्टेंट होगा तो ही एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर इक्वेशन वैलिड, जबकि एफ वेक्टर इज डीपी वेक्टर बाय डीटी में क्या मास आया ही नहीं। तो ये इक्वेशन हर एक केसेस के लिए वैलिड है, यानी दिस इक्वेशन इज पर्टिकुलर वैलिड फॉर ऑल द केसेस। So that completes the introduction related to first and second Newton's law. In that we have studied inertia, then we have studied linear momentum, force in 1 Newton force and 1 dyne force also. All of you understood till this point, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What about Yes, sir. others? Yes, sir. Fantastic. Fantastic. Okay.